अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। पिछले कुछ अरसे से लोग बहुत कह रहे थे कि असद अली तूर एकदम क्यों इतने तल्ख हो गए, क्यों इतना उसके लहजे में तलखी आ गई, सख्ती आ गई ज़ुबान में। क्या हुआ आखिर, ऐसा क्या था? तो मैंने कहा कि आज इस पर कुछ बातें की जाएं, लोगों को कुछ बताया जाए इस सब का बैकग्राउंड, कि मेरा दिमाग नहीं खराब हुआ था या मैं जो कुछ बोल रहा था वो हवा में नहीं था, और मेरे गुस्से की वजह क्या थी। ठीक है, तो मैंने कहा आज कुछ बम फाड़े जाएं। तो कुछ बारूदी सुरंगें हैं, उस पर आज पाँव रख देते हैं फिर। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी को लगता है कि मैं अपनी गिरफ्तारी की वजह से किसी शख्सियत के खिलाफ हो गया, तो नहीं, ऐसा नहीं था। मैं गिरफ्तार हुआ इसलिए था कि मैं उस शख्सियत पर तनकीद कर रहा था। ठीक है, और मैंने तनकीद उस शख्सियत के हल्फ लेने के 10-15 दिन बाद शुरू कर दी थी। आप लोग निकाल लें मेरे वीलॉग्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स, और मिड जनवरी तक मैं उनके खिलाफ कुल मिला के 16 वीलॉग कर चुका था। मिड जनवरी तक 16 वीलॉग कर चुका था। फिर मिड जनवरी के बाद तो खैर फिर डेली ही किया, और ये बता के किया। मिड जनवरी के बाद मैंने उनको एक वीलॉग में क्लियरली कहा, मैंने कहा कि मैं अब आपको आखिरी दिन तक आपके पीछे हूं। आपने जो मर्जी करना है करें, जेल भेजना है भेजें, जो करना है सजा दिलवानी दिलाएं, बट वी विल नॉट स्पेयर यू। तो वो ऐसा नहीं था कि गिरफ्तारी के बाद तलखी आई। तलखी गिरफ्तारी से पहले आ चुकी थी जुबान में। और इसी तरह अभी जो पिछले 2-3 दिनों में तो बहुत सख्त मैंने जुबान इस्तेमाल की, आई नो, जो कि शायद आम हालात में नहीं करना चाहिए थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ, और यकीन कीजिए मुझे दुख हुआ, सिर्फ अफसोस नहीं हुआ। और मेरा आज भी दिल बोझल है, बहुत दुखी है। वो है जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकना। ही इज लाइक, वो चीफ जस्टिस बनते, हो सकता है वो अवाम के तवक्कुआत पर पूरा ना उतरते, वो भी एक टिपिकल पंजाबी एलीट के जज साबित होते, लेकिन हम उनको अकाउंटेबल करते ना। आपको क्या लगता है कि हम जिसको चाहें कि वो चीफ जस्टिस की मसनद पर बैठे, ताकि हम जब वो चीफ जस्टिस बन जाएगा तो उसका फायदा उठाएंगे? तो मेरे ख्याल में इसका सबसे बेहतरीन मौका तो मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी के पास तो तब आया था जब जस्टिस काजी फैसा चीफ जस्टिस काजी फैसा बन गए थे। ठीक है, लेकिन नहीं फायदा उठाना था। तो जस्टिस मंसूर अली शाह भी बनते तो फायदा हमने कहाँ पे उठाना था? ठीक है, लेकिन एक बंदे का हक था चीफ जस्टिस बनना, सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत भी, आइन के तहत भी, मेरिट पर भी। वो बंदा आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, बता रहा है कि क्या वो किस किस्म के अदलिया में रिफॉर्म्स चाहते हैं। ठीक है, वो बंदा सफीरों से मिल रहा है मगरबी ममालिक के, वहां पर उनसे डिस्कस कर रहा है कि आप हमें जो आपकी अदलिया में जिस तरह टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, केसेस की फिक्सेशन का जो ऑटोमेटेड सिस्टम है, ये है वो है, वो आप हमें भी चाहिए वही सब कुछ, तो हमारी उसमें हेल्प करें। लोगों की, अपने जुडिशियल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग की बातें कर रहा है। उसका विजन ही कुछ हो रहा है, वो दुनिया में कुछ और करना चाह रहा है। आप उसका इस तरह रास्ता रोक दें सिर्फ इसलिए कि उसने 12 जुलाई का जजमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत की मर्जी का नहीं दिया। उसने इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत से मुलाकात की जो ख्वाहिश थी वो ठुकरा दी। ये उसका गुनाह है। अगर आज ये प्रेसिडेंट सेट हो गया
कि जो हुकूमत की मर्जी के खिलाफ फैसला देगा वो चीफ जस्टिस कभी नहीं बन सकेगा। और हुकूमत के पास चॉइस है कि वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए नंबर 3 से भी चीफ जस्टिस ला सकती है। ठीक है, तो याद रखिए इस सुप्रीम कोर्ट के 18 के 18 जजेस हर वक्त हुकूमत के बूट पॉलिश करने पर लगे रहेंगे, एस्टेब्लिशमेंट के बूट पॉलिश करने पर लगे रहेंगे, फैसला ही नहीं देंगे उनके अगेंस्ट के भाई कल को हमने जब ये फला जज ने रिटायर होना है चीफ जस्टिस ने, तो उस वक्त हम 3 होंगे रेस में। तो अभी से हुकूमत को खुश करने लग जाओ ताकि उस वक्त ये हमें चीफ जस्टिस बनने से रोके ना, ये कहेंगे तो हमारा मर्जी का जज है। जब पॉलिटिशियंस को ये मिल जाए कि वो हैंड पिक्ड चीफ जस्टिस लगाएं और जो मेरिट पर बनता है उसको सिर्फ इसलिए बाहर कर दे कि उसने हमारे खिलाफ 12 जुलाई का फैसला सुनाया हो, तो उसके बाद अदलिया की आजादी का तस्वुर खत्म हो गया। ठीक है, और फिर वो कहें जी कि हम एक आईनी अदालत बनाएंगे, फिर कहें जी नहीं हम आईनी बेंच बनाते हैं, उस आईनी बेंच में हम जजेस चुनेंगे। यानी कि यहां पर हर केस में होता है कि जी असद अली तूर बनाम सरकार यानी कि स्टेट, ठीक है, हामिद खान बनाम सरकार, साकिब बशीर बनाम सरकार, ये इस तरह मुकदमात होते हैं। तो हर मुकदमे में स्टेट फ्रीक होती है। तो आप सोचिए कि वो फ्रीक खुद जजेस चुन रहा है आईनी अदालत के, आईनी बेंच के, तो फिर आप बताइए जब एक फ्रीक ने जजेस अपनी मर्जी से लगाए तो जो दूसरा फ्रीक है, जो कमजोर है, जो आम शहरी है, आम शख्स है, वो कैसे उन जजेस से इंसाफ लेगा जो कि रियासत के सियासतदानों ने बैठ के लगाए हुए होंगे। तो अदलिया की आजादी का तस्वुर ही खत्म हो गया, ट्राइकॉटमी ऑफ पावर तबाह होगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल तबाह हो गया, अदलिया की आजादी तबाह होगी। इतना बड़ा जुर्म किया है ये 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, और इसका हिस्सेदार कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। इस शख्स ने 63A का फैसला, बिल्कुल वो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, रिवर्स होना चाहिए था, लेकिन इस शख्स ने उसके लिए टाइमिंग वो चुनी। इसको 8 माह नहीं याद आया जब ये चीफ जस्टिस था कि मैंने 63A का रिव्यू लगाना है। इस हुकूमत को भी 12 जुलाई से पहले नहीं याद आया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में इन्होंने आईनी अदालत का तय किया था। 12 जुलाई की जजमेंट के बाद इनको आईनी अदालत याद आई, ये काजी फाइजिसा को 63A याद आया, सबको याद आ गया सब कुछ, क्योंकि रोकना किसको था? जस्टिस मंसूर अली शाह को। व्हाट अ ट्रेजेडी यार। क्या आप किसी को मेरिट और सीनियरिटी दोनों पर होने के बावजूद सिर्फ इसलिए उसका रास्ता रोक दो, उसको चीफ जस्टिस ना बनने दो कि वो आपका टाउट नहीं है? फिर पीछे क्या बचा? उस मुल्क में क्या अदलिया की आजादी है? तो वो मुझे इस चीज का बहुत दुख है। मैं सुप्रीम कोर्ट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी मानता हूं और अपना घर भी मानता हूं, मैं वहां पे कवरेज के लिए जाता हूं। जब जजेस वहां पे अपने जजेस के कंडक्ट की बजाय नीच होके गिरते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। या किसी जज के साथ भी जाती हो तब भी मुझे दुख होता है कि यार नहीं, अनफेयर हो गया इसके साथ। तो वो मुझे एक दुख है जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए, जिसके लिए मेरी जुबान में फिर बहुत तलखी आ गई। फिर मैंने सुप्रीम कोर्ट के कुएं में लटके वाले और ये सब कुछ बातें की, उस गुस्से में की। फिर अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। 2023 में, 23 के शुरू में एक बड़ी शख्सियत, आप कानूनी शख्सियत कह लें, कानूनी, वो अपने बॉस से लड़ रही थी, अपने बॉस के मद्दे मुकाबला आ चुकी थी और उसको अपने कुछ कोलीग्स की हिमायत भी हासिल थी बॉस से लड़ाई में।
कोलीग्स उसके गैंग का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन कोलीग्स एक प्रिंसिपल की बुनियाद पे बॉस को अपोज करते थे। तो वो जो बड़ी शख्सियत थी जो अपने बॉस से लड़ रही थी, एक एस्टेब्लिशमेंट के एक बड़ी शख्सियत जो भी कुछ अर्सा पहले ही घर गए हैं, वो इस बड़ी शख्सियत के घर पहुंच गए। वहां पर मुलाकातें हुई, बड़ा कुछ डिस्कस हुआ, बड़ा कुछ हुआ। फिर एक नाम नेहाद सहाफी उसके बैरूने मुल्क के दौरे शुरू हो गए। और वो एक सियासी जमात के एक रहनुमा को जाके बैरूने मुल्क मिलने लगे और वहां पर वो मीडिएशन का काम करने लगे। उसमें फिर तय होने लगा कि इस्लामाबाद से किस को कहां पर ले जाना चाहिए, किसको तरक्की देनी चाहिए। और फिर जो शॉकिंग चीज थी वो ये थी कि उस नाम नेहाद सहाफी ने अपने व्हाट्सएप से इस बड़ी शख्सियत के अहले खाना के नंबर से वो राब्ते करता था और इधर से पैगाम पाता था उस बड़ी शख्सियत से, और फिर वो पैगाम उस सियासी शख्सियत को डिलीवर करता था। फिर सियासी शख्सियत का पैगाम वो दोबारा राब्ता करके इस बड़ी शख्सियत के अहले खाना को, उनको सियासी शख्सियत का पैगाम पहुंचाता था। पहले ये पैगाम रसानी चलती रही, चीज़ें इस तरह चलती रहीं। फिर बहुत कुछ चलने लगा। अब मैं ये चीज़ें सुन रहा था कि ये हो रहा है, ये कहा जा रहा है, ये सुना जा रहा है। मुझे आई मस्ट एडमिट कहीं ना कहीं हम खुशगुमानी या गलतफहमी में मारे गए कि ये बड़ी शख्सियत इतना नहीं गिर सकेगी, इतना नहीं जाएगी। और होता था ये एक हमें, लेकिन सुनते तो उससे सब कुछ थे कि ये कमिटमेंट हो रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है। उसमें वो बड़ी शख्सियत उस सियासी शख्सियत को ये भी एडवाइस करती थी कि ये जो बॉस है मेरा, इसके इख्तियारात को कर्टेल करें, इसके इख्तियारात को तकसीम करें कुछ बना के। फिर एक कानून साजी हो भी गई। फिर और भी कि फला ऑडियोज आ रही हैं, इन ऑडियोज के ऊपर कुछ किया जाए। फिर उस पर भी कुछ हो गया और उसका बड़ी शख्सियत हिस्सा भी बन गई। अब ये जो सारी चीजें थी, हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर इन द एंड बॉस घर चले गए, बड़ी शख्सियत खुद ओहदा सदारत पर बैठ गई उस इदारे की। और फिर उस बड़ी शख्सियत ने वहां पर वो जो कुछ मैं सुन रहा था कमिटमेंट्स, वो वारदात डालनी शुरू कर दी। अब जब वो चीजें वैसे ही अनफोल्ड होने लग गई, तो फिर
मेरे लिए एक सवाल था बतौर असद अली तूर कि सारी उम्र मैंने जो सहाफत की है उसमें मेरी जानिबदारी किसी सियासी जमात के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईने पाकिस्तान के साथ रही है, जो कि बतौर सहाफ़ी आपकी जानिबदारी, आपकी लॉयल्टी, आपकी वफादारी सिर्फ आईने पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। किसी सियासी शख्सियत, किसी सियासी रहनुमा, किसी सियासी जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। तो फिर आप एथिकल जर्नलिज्म करते हैं। तो मैंने कहा कि भाई हमने तो सारी उम्र इन चीज़ों की तनकीद की है, अगर यही चीज़ें माजी के लोग करते रहे हैं और हम उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और बड़ी सख्त तनकीद करते रहे हैं, तो अब ये शख्सियत कर रही है तो हम जनाब अपॉलोजेटिक हो जाएं, यहाँ पर हम इसको नज़रअंदाज करें या इसको मार्जिन दें या इसकी जस्टिफिकेशंस निकालने के नहीं मजबूरी है, असल में हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि ये करना पड़ रहा है, ये ओहदे का तकाजा है, ये फलां का है, ये उसका है, ये इसका है। तो नो, ये नहीं यूं चलेगा, इसको भी टेक ऑन करना होगा। तो वो टेक ऑन करना शुरू कर दिया और फिर नहीं रुके, वैसे ही तलखी से बात की जैसे माजी के लोगों के बारे में करते रहे बातें। और फिर तलखी बढ़ती गई, फिर मुझे रुजू भी किया गया कि आप ये मत करें, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। मैंने उन चीज़ों को जवाब दे दिया कि मैं ये नहीं, आई एम समबडी, जो कहते हैं ना चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं, तो मैं वो हवा हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। लाइक आपने मुझसे नफरत करनी है कर लीजिए, मुझे बुरा जानना है जान लीजिए, लेकिन मैं यही हूँ, मैं नहीं इन चीज़ों में पड़ता। मुझे कहा गया कि आप हमें एडवाइस करें कि क्या बेहतर कर सकते हैं, ये वो। मैंने कहा मैं नहीं एडवाइस कर सकता, ये मेरी जॉब नहीं है। आप इतने एक इदारे में साल गुजार के एक ओहदे पर पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी अगर आपको असद अली तूर जैसे टुच्चे की एडवाइस की ज़रूरत है तो फिर आपको इस्तीफ़ा देके घर चले जाना चाहिए। या आपको लगता है कि किसी इदारे को असद अली तूर की एडवाइस की ज़रूरत है, तो इतने बड़े बड़े पाकिस्तान के इदारे हैं, इतने ताकतवर इदारे हैं, क्या वो इतने कमज़ोर लोगों पर मुश्तमिल है कि उनको मुझ जैसे मामूली शख्स की मुशावरत की ज़रूरत है कि मैं उनको मशवरे दिया करूँ? नो, दैट इज़ नॉट माई जॉब। और सहाफ़ी का काम मशवरा देना तो होता ही नहीं। सहाफ़ी का काम गलती और बुराई की निशानदेही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हम सहाफ़ी लैप डॉग्स नहीं होते, हम वॉच डॉग होते हैं। मैंने इस प्रिंसिपल के तहत ये सब कुछ ठुकराया, तलखी बरकरार रही और उस तलखी की फिर कीमत भी अदा की, लेकिन कोई गिला नहीं। मैं आज भी खुद को कभी विक्टिम नहीं कहता होता, बिकॉज आई बिलीव द जर्नलिज्म आई डू इन दिस कंट्री, इस सहाफत की कीमत अदा करनी पड़ती है और मैं वो कीमत जानता हूं। और अगर फिर भी मैं वो सहाफत जारी रखे हुआ हूं तो फिर मुझे वो कीमत खुशी से अदा करनी चाहिए। रोना नहीं चाहिए कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। नहीं, आप देख लीजिए, मैं जब घर आया वापस, कोई एक मेरा वीलॉग निकालिए मैंने उस पर किया हो आज तक, बिकॉज आई डोंट, मैं क्या अपने जख्म बेचूं? वाई? आई डिड बाय चॉइस। मैं ये इस मुश्किल हालात में मुझे जो लगता है कि सच है, मैं वो सच बोलने में बिलीव रखता हूं, तो फिर आई शुड बी हैप्पी कि जो भी है मैं बाय चॉइस कर रहा हूं। खैर वो कीमत भी अदा कर ली, आगे मामला बढ़ते गए, मेरे लहजे की तलखी नहीं घटी। फिर उस शख्सियत की अपने दोस्तों से भी बिगड़ गई, जो माजी में उसके मोहसिन थे, उसके बचाने वालों में से थे।
तो वो बिगड़ गई। तो फिर एक रिटायर्ड शख्सियत ने सुलह सफाई के लिए जिसे कहते हैं मुदाखलत का फैसला किया, और वो शख्सियत 3 लोगों को मिली। एक नंबर 1 को, नंबर 2 को और नंबर 8 को। अब नंबर 1 ने कुछ शिकायतें लगाई। एक तो उन्होंने कहा कि जो नंबर 2 है वो नंबर 3 के साथ मिल गया। दूसरी, उसने ये गिला रखा उस मीडिएटर के सामने कि नंबर 2 और नंबर 3 मिलके मुझे चलाने नहीं देते अब अपनी मर्जी, और ये अपोज करते हैं जो हमारी एक मखसूस मीटिंग होती है उसमें। नंबर 3, उसने ये कहा कि मैंने नंबर 2 को साथ लेकर ये चाहा कि ये तरमीम हो जाए, और उस पर मैं चाहता था कि नंबर 2 मेरा साथ दे, लेकिन नंबर 2 ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उसने तो काम डिरेल करने की कोशिश की। तीसरा, तो जब ये मीडिएटर ने पूछा कि नंबर 2 तो आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा है, आपका मोहसिन था, तो आपको क्यों लगता है कि वो ये कर रहा है? तो उसने कहा जो नंबर 8 है वो एक शरारती इंसान है, और उस नंबर 8 ने नंबर 2 को बहका दिया, और वो नंबर 2 के कान भरता रहता है, और उस वजह से नंबर 2 अब ये सब कुछ कर रहा है। और अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बहरहाल जब मीडिएटर ने काफी बातचीत की तो नंबर 1 ने कहा कि ओके, उन्होंने कहा कि मीडिएटर ने कहा कि आप नंबर 2 के साथ बैठ के बात कर लें, आमने सामने बैठिए, गिले शिकवे दूर कर लीजिए। तो नंबर 1 ने कहा कि हो सकता है ऐसा, लेकिन मैं अब बहुत आगे बढ़ चुका हूं, और उसमें यह भी हिंट था कि अब वो ताकतवर लोगों के साथ है। बहरहाल उस नंबर 1 ने मुलाकात पर रजामंदी का इजहार किया, तो ये मीडिएटर नंबर 2 के पास पहुंचे। तो नंबर 2 वॉज वेरी क्लियर। एक तो उन्होंने कहा कि जो नंबर 1 है ये फौज के साथ मिला हुआ है, ये इस हुकूमत के साथ मिलकर साजिशें कर रहा है, ये हमारे इदारे के अंदर से मुखबरियां करता है, उनके कान भरता है हमारे बारे में, हमारी शिकायतें लगाता है, और ये जो कुछ ये चीजें कर रहा है, ये फलां चीज जो आई अदालत के बारे में, ये जो आई, ये जो आई, ये इसने करवाई है खुद नंबर 1 ने। और जो कुछ इस वक्त हमारे साथ हो रहा है बैरूनी अनासिर की तरफ से, वो नंबर 1 उसका हिस्सा है, उस प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है और सब कुछ करवाता है। इस वजह से मैं नंबर 1 से मुलाकात नहीं करूंगा, बिकॉज ही इज नॉट एनी मोर अ रिस्पेक्टेबल पर्सन, ना ही इसका वो जिसे कहते हैं साख है, और ना ही अब ये एक साफ इंसान है कि इससे बैठ के बातचीत की जाए। फिर वो मीडिएटर उठ के नंबर 8 के पास गए, और उन्होंने नंबर 8 का मुद्दा समझने की कोशिश की, मुद्दा, और उनको भी कि आप क्या समझते हैं, क्या आपको लगता है। तो नंबर 8 ने उनको कहा कि ये जो नंबर 1 है
वो बड़े रंजीदा थे नंबर 8। उन्होंने कहा जो मेरे 6 फॉर्मर जूनियर्स थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ, और हमें पहले लग रहा था कि उनके साथ बुरा सिर्फ बैरूनी अनासर की तरफ से हुआ, लेकिन अब हमें पता चला है कि उसमें हमारा नंबर 1 भी इन्वॉल्व है, और इसी वजह से इसने जो उनके साथ सलूक किया है वो नाकाबिले माफ़ी है, और उसकी वजह से हमारा पूरा इदारा कमज़ोर हो गया, और जो बैरूनी अनासर हैं उनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि उनके अब हमले पहले से भी ज़्यादा शदीद हो गए हैं। तो ये यूं नहीं चल सकता। नंबर 1 को अपनी रविश बदलनी होगी, और उसको बैरूनी अनासर के साथ साजिशें छोड़ के अपने इदारे की सालमियत पर तवज्जो देनी होगी। अब वो ज़्यादा अरसा नहीं रहेगा, तो अब भी उसके पास एक मौका है अपनी करेक्शन का। तो मीडिएटर आए वापस, उन्होंने सब में ये बातचीत रखी नंबर 1 के शायद सामने, लेकिन फिर नंबर 1 वाज नॉट एग्री टू चेंज, और नंबर 1 सिर्फ अपने मुफाद की बात कर रहा था कि मेरा एक ख़ास मुफाद है, उसके रास्ते में ये लोग रोड़े अटका रहे हैं, तो ये तो यूं नहीं चल सकता। तो फिर वो जो मसालेहत की कोशिश थी वो नाकाम हो गई, और फिर ये मीडिएटर वापस चले गए। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं आगाही रखता था। मैं इस किरदार तक भी बराह रास्त रसाई रखता हूँ, इसने सब कुछ किया। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, जिस वजह से फिर लहजे में तलखी तो आई, लेकिन बहुत दुख है आज भी, और मैं आज भी समझता हूँ जस्टिस जाहिया अफरीदी को जानना चाहिए कि अगर वो चीफ जस्टिस के ओहदे पर बैठे रहते हैं तो उनकी कोई साख नहीं होगी। वो जस्टिस मंसूर अली शाह की पीठ में छुरा घोंपे हुए एक ओहदे, एक हुकूमत के बेनिफिशरी हैं। उनको भी मालूम है कि हक जस्टिस मंसूर अली शाह का था, पर अगर उसके बावजूद वो उनका हक, जिसका हकदार है, उसको नहीं लुटाते, तो फिर वो कैसे मुनसिफ होंगे? तो वो तो अपने हाउस के अंदर इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसके वो चीफ जस्टिस हैं, वो उस इदारे के अंदर अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आम लोगों के साथ क्या इंसाफ करेंगे? हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।